अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो राउंड अप में खुश आमदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासत में आज बज़ाहिर एक तिब्बी मामला एक बड़े कानूनी, सियासी और पार्लिमानी तनाज़ा में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत, उनके इलाज और जेल से हस्पताल मुंतकली का मामला अब सिर्फ ये सवाल नहीं रहा कि उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलत कहाँ मिलेगी, बल्कि असल सवाल ये बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत किस हद तक अमल करेगी, कहाँ उसे कानूनी तौर पर चैलेंज करेगी और इस पूरे मामले के सियासी असरात कहाँ तक जाएंगे। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने, खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने, मुकम्मल तिब्बी रिकॉर्ड अदालत में पेश करने और अहले खाना से हफ्ते में एक रोज मुलाकात की हिदायत की। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने इसी हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर करके मामले को एक नए कानूनी मरहले में दाखिल कर दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 18 अगस्त का अबूरी हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज़ करता है और कैदी को जेल से बाहर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए कानून में पहले से एक तरीक़ाकार मौजूद है। हुकूमत ने जेल कवानीन का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामले में मुतल्लिका हुकाम की मंजूरी, जेल खाना जात के ज़ाब्ते और पुलिस निगरानी जैसे कानूनी तकाज़े मौजूद हैं। हुकूमत ये भी कह रही है कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पहले भी होता रहा है, इसलिए अदालत को हॉस्पिटल मुंतकिली का हुक्म देने से पहले तिब्बी माहिरीन की राय को भी सामने रखना चाहिए था। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कई माह से हॉस्पिटल मुंतकिली का मुतालिबा करती रही और उनका मौक़िफ़ है कि ये मुतालिबा किसी सियासी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सेहत के मामले पर है। ऐसे में मौलाना फजल रहमान ने भी अदालती फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा कि यह कदम पहले ही उठ जाना चाहिए था। लेकिन आज की सियासत का एक और पहलू शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन के अहम रहनुमाओं से मुलाकात की है। महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दीगर रहनुमा इस मुलाकात में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी कायमा कमेटियों में वापस आएँ, कानून साजी और इंतखाबी इस्लाहात के अमल में अपना किरदार अदा करें और पार्लिमान को फ़आल बनाया जाए। यहाँ से सियासत का एक नया रुख सामने आता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि कायमा कमेटियों में वापसी का फैसला बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद किया जाएगा। यानी एक तरफ अदालत में बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकिली का मामला है, तो दूसरी जानिब पार्लियामान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक नए सियासी राब्ते की कोशिश भी दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकिली और इलाज को भी खुशाइन करार दिया और इसे जमहूरी रवायत करार दिया। साथ ही उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हुए सवाल उठाया कि जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से इंतखाबी अमल पर एतराज़ात मौजूद हैं, तो फिर पार्लियामान के अंदर बैठकर इन मसाइल को हल करने की कोशिश क्यों ना की जाए। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के साथ आइंदा सियासी ताउन के हवाले से सामने आने वाले इशारे भी अहम हैं। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद के अंदर होते हुए भी बाज़ मामलात पर अपना अलग सियासी रास्ता इख्तियार करने का इंदिया देती है, ओपोजिशन से राब्ते बढ़ाती है और पार्लियामान को फाल बनाने की बात करती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद के अंदर सियासी तरजीहात तब्दील हो रही हैं। यही नहीं, बिलावल भुट्टो ने नए सूबे के मामले पर भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े करते हुए कहा कि जहां अवामी इत्तफाक राय मौजूद नहीं, वहां नए सूबे नहीं बनने चाहिए, जबकि जनूबी पंजाब के मामले में पहले से मौजूद इत्तफाक राय का हवाला दिया। यूं एक ही दिन में बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकिली, ओपोजिशन से राब्ते, इंतखाबी इस्लाहात, पार्लियामानी कमेटियों की बहाली और नए सूबों जैसे मामलात एक दूसरे से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब असल सवाल ये है कि क्या बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकिली का मामला सिर्फ एक कानूनी जंग तक महदूद रहेगा या ये और तहरीक इंसाफ के दरमियान किसी नए सियासी राब्ते का नुक्ता आगाज बन सकता है। क्या पीपल्स पार्टी का ओपोजिशन जमातों से ये राब्ता महज पार्लिमानी अमूर तक महदूद है या पाकिस्तान की सियासत में नई सियासी सफबंदी की बुनियाद रखी जा रही है। और अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासले बढ़ते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ पार्लियामान में वापसी पर बानी पीटीआई से मुशावरत करती है, तो क्या आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद, ओपोजिशन की सियासत और मुल्क के मजमूई सियासी मंजरनामे में कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है? इस सब पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है
माहिर कानून साद रसूल साहब ने। साद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साद साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का अबूरी हुक्म दिया, लेकिन हुकूमत ने नजरसानी में बुनियादी एतराज़ ये उठाया है कि अदालत ने अपने इख्तियार समात से तजावुज़ किया। कानूनी तौर पर हुकूमत का ये एतराज़ कितना मजबूत बनता है और क्या सुप्रीम कोर्ट कितनी ज़ेर समात मुकदमे में कैदी के इलाज और मुंतकिली से मुतालिक बराह रास्त इंतजामी हुक्म जारी कर सकती है? जी, सबसे पहले ये बात कि बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे पहले ये बात कि ये जो हुकूमत की अब ये इस तरह है कि अदालत उस्मा ने अपनी कानूनी दायरा इख्तियार से बाहर निकल के कोई फैसला किया है, तो ये ऑब्जेक्शन जुरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन होता है कि अदालत के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, दायरा इख्तियार ही नहीं है इस मुकदमे को सुनने का। कल की प्रोसीडिंग सब लोगों ने देखी, हमने भी उसी तरह टेलीविजन के ऊपर लाइव कवर होती देखी। उसके बाद की हुकूमत का जो लॉ मिनिस्टर साहब के और दीगर लोगों के बयान हैं, राना सनाउल्लाह साहब के, साद रफीक साहब के, हुकूमत के दीगर ओहदेदारान के, वो भी देखे। तो ये वाली बात कहीं पे भी पहले रेज नहीं की गई, हत्ता के कम से कम रिपोर्टिंग के मुताबिक हमने देखी, अदालत के अंदर भी ये बात रेज नहीं की गई। हुकूमत का ऑब्जेक्शन कल शाम तक ये था कि अदालत ये फैसला तो कर सकती है और फैसला भी मुनासिब है कि इलाज करवाया जाए, लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि हमारी ऑब्जेक्शन ये है कि अगर अदालत इलाज करवाने के लिए किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल के पास भेजना चाहती है इमरान खान साहब को, तो वो किसी सरकारी अस्पताल, वो ये नहीं कर सकती कि प्राइवेट अस्पताल भेजे। तो हुकूमत ने ये बात तस्लीम कर ली कि उस अदालत का दायरा इख्तियार तो है एक कैदी को हेल्थ ग्राउंड्स पे रेफर करने का कि वो उसका इलाज करवाया जाए, लेकिन वो इलाज वो सिर्फ हुकूमती अस्पताल से करवा सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं करवा सकती। ये हुकूमत का कल शाम तक और आज दोपहर को भी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ये बात सामने नजर आई। इस बात को करते हुए हुकूमत को थोड़ी सी, अब माजरत के मैं ये कह रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी आंख की शर्म होनी चाहिए, इस वजह से कि यही हुकूमत है जब ये ऑपोजिशन में थी जिसने कहा कि नवाज शरीफ साहब का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के हॉस्पिटल में जो जाती उम्रा में है वहां पे होगा। इसी हुकूमत ने कहा कि उसमें साथ फैमिली मेंबर एसोसिएट होगा। इसी हुकूमत ने कहा, इसी हुकूमत की पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के जाती मौलजीन उसके अंदर शामिल होंगे। और फिर इसी हुकूमत का कहना था कि अगर डोमेस्टिकली वो इलाज सरकारी अस्पताल तो पीछे रह गया, क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल में भी नहीं हो सकता, तो हम मुल्क से बाहर जाके ये इलाज करवाएंगे। जिसके बाद एक 50 रुपए का या 100 रुपए का स्टैम्प पेपर आया सामने और हमने वो तमाम कार्रवाई देखी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की इस इस्तदा में कि अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं था, इसमें कोई मेरिट है। हुकूमत ये ज़रूर कह सकती है, उसका हक है कि वो नजरसानी फाइल करे, अपील एप्लीकेशन, और अदालत से रुजू करे कुछ क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कि सरकारी अस्पताल होगा या प्राइवेट अस्पताल होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की माजी की अदालती नज़ीरें हैं, ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ साहब के अपने मुकदमे की नज़ीर है, उसको अगर सामने रखा जाए, जरदारी साहब के मुकदमात की नज़ीर को सामने रखा जाए, जब उनको ज़ियाउद्दीन अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, जो उस वक्त जब शुरू में शिफ्ट किया गया था, तो आई बिलीव अर्ली 2000s के अंदर जब ये उनको वहाँ भेजा गया था, तो उस वक्त सरकारी अस्पताल शायद नहीं था। तो जो नज़ीरें हमारे अदालती प्रेसिडेंट्स के अंदर मौजूद हैं, हुकूमत की अपनी तरफ से आर्ग्यू की गई नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर, वो तमाम हुकूमत के इस आर्गूमेंट के खिलाफ जाती हैं। वो एप्लीकेशन जरूर नजरसानी की फाइल कर सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल। साहब, हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान प्रिजनर रूल्स के तहत किसी कैदी को जेल से बाहर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के एक बाकायदा कानूनी तरीक़ेकार मौजूद होता है और इसके लिए मुतल्लिका इंतज़ामी हुकाम की मंजूरी भी ज़रूरी ली जाती है। ऐसी सूरत में अगर अदालत बराह रास्त मुंतकिली का हुक्म दे, तो क्या अदालती इख्तियारात और जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं, क्या उनके दरमियान कोई आइनी तसादुम पैदा होता है? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। जितने भी इंतजामी इख्तियारात हैं उन सब के ऊपर अदालत हुक्म सादिर कर सकती है। ये आप नहीं कह सकते कि क्योंकि एक पुलिस वाले का काम है कि वो किसी बंदे को हिरासत में ले और ना ले, तो अदालत अब उसको बेल नहीं ग्रांट कर सकती क्योंकि पुलिस वाले का काम है कि वो किसी शख्स को हिरासत में रखे या ना रखे। ये आप नहीं कह सकते कि अगर FBI ने किसी के खिलाफ एक टैक्स असेसमेंट की है कि उसको वो एक बंदा 10 रुपया टैक्स देगा, तो अदालत उसके ऊपर ये नहीं कह सकती कि नहीं ये 8 बनता है या 12 बनता है। जितने भी इंतजामी इख्तियारात हैं,
हमारे आइन के नीचे, मुतल्लिका कवानीन के नीचे, ख्वाह वो फेडरल लॉज हों, ख्वाह वो सूबाई हमारे कवानीन हों, जितने इंतज़ामी इख्तियारात हैं उन सब के ऊपर अदालत का इख्तियार भी है। और अगर अदालत एक हुक्म सादिर कर दे तो फिर इंतज़ामिया ये नहीं कह सकती कि क्योंकि हमारा इख्तियार था तो अदालत ने क्यों किया। हाँ, इंतज़ामिया ये ज़रूर कर सकती है कि वो वापस अदालत से रुजू करे और अदालत को कायल करने की कोशिश करे कि उसे कोई ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था जो अदालत को ने पहली दफ़ा देखा नहीं, या अदालत की कानूनी नॉलेज में नहीं था। लेकिन इसके अलावा वो ये नहीं कर सकती कि वो कहे कि क्योंकि अदालत ने एक हुक्म ऐसा सादिर किया जिसमें इंतज़ामी कुछ उमूर थे तो इसलिए हम इसको मानेंगे नहीं या हम इसको डिले करेंगे। जितने भी इंतजामी उमूर रियासत पाकिस्तान के अंदर के कवानीन के नीचे हैं उन सब पे अदालत की दस्तरस है, और उनमें से किसी पे भी अगर अदालती हुक्म आ जाए तो फिर इंतजामिया उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। ठीक है, मुदाखलत नहीं कर सकता। साहब, इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा कि हुकूमत ने नजरसानी दरखास्त में ये नुक्ता भी उठाया कि बानी पीटीआई के मामले में मुतल्लिका फरीकैन को बाकायदा नोटिस जारी नहीं किया गया और अदालत ने अबूरी हुक्म दे दिया है कि क्या किसी ऐसे मामले में जिसके इंतजामी और कानूनी नताइज वसी हों, फरीकैन को मुकम्मल सबात का मौका दिए बगैर ऐसा हुक्म जारी करना नजरसानी के लिए एक मजबूत कानूनी बुनियाद बन सकता है। मैं इसमें दो गुजारिशात करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि ये वाली बात अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल साहब के दफ्तर ने की थी, और अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो वहां मौजूद थे अदालत में, अदालत ने उनसे कहा कि क्योंकि आप आ गए हैं और आपने नोटिस मौसूल कर लिया है और आप बहस कर रहे हैं और आप अपने दलाइल दे रहे हैं और आप अपनी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और दीगर चीज़ें कर रहे हैं, तो यही आपने अगली तारीख के ऊपर भी आके करना है। तो आपको नोटिस रिसीव हो गया, हमने आपकी बात सुन ली, आपका मौक़िफ़ जानने के बाद ये रिलीफ दिया गया। तो ये बात तो बिल्कुल ही एक सरसरी और एक ऐसे नॉमिनल सा लीगल ऑब्जेक्शन है कि जी हमें नोटिस नहीं सर्व किया गया। आए दिन अदालतें फैसले करती हैं, और ख़ास तौर पे इस मुकदमे के अंदर तो अटॉर्नी जनरल का दफ्तर पेश हुआ था। दूसरी बात, अगर यही इस्तफसार किया जाए तो जब नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से बाहर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बेल दी गई थी, तो दूसरी तरफ नोटिस में कौन बहस कर रहा था इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर? हुकूमत को और लॉ मिनिस्टर साहब को अपना माजी की अपने रवैये को देखते हुए, अपनी कारकर्दगी को देखते हुए, उन मुकदमात को, उन दलाइल को देखते हुए जिससे वो इस हुकूमत में आए हैं, उनके ऊपर नज़र डालते हुए इस तरह की सरसरी सी ऑब्जेक्शन लेने से गुरेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, गुरेज करना चाहिए। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की नजरसानी दरखास्त को मुस्तरद करके अपने पहले हुक्म को बरकरार रखती है तो हुकूमत के पास अमली तौर पर कौन से तो कानूनी रास्ते बाकी रह जाएंगे? क्या ऐसी सूरत में इंतजामिया के पास अदालती हुक्म पर अमल दरामद के अलावा कोई मौसर कानूनी गुंजाइश मौजूद होगी? साहब, अगर तो अदालत नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर देती है, जो कि अदालतों की रिवायत यही रही है, रीत भी यही रही है, नज़रसानी का बड़ा मखसूस दायरा इख्तियार होता है, उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि कोई पैल्पेबल एरर है फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि अगर अदालत 2+2=5 लिखते गलती से, तो आप नज़रसानी में कह सकते हैं कि जी 2+2=4 बनता है, 5 नहीं बनता। इससे ज़्यादा का स्कोप नज़रसानी में नहीं होता, और लगता यही है कि नज़रसानी की दरख्वास्त अगर दायर भी होगी तो वो बर्खास्त कर दी जाएगी, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, और इन एनी केस नज़रसानी की दरख्वास्त कल परसों से पहले तो दायर नहीं हो सकती, और अदालत के दिए हुए 48 घंटे का वक्त, आज 48 घंटे उसके पूरे हो जाएंगे, जो आज शाम को मेरा ख्याल है, या ज़्यादा कल दोपहर को। तो मेरा नहीं ख्याल कि नज़रसानी की दरख्वास्त बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। हाँ, लेकिन इस हुकूमत की एक ये रिवायत अब से पहले ज़रूर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ने भी फैसले सादर किए जिसमें रिव्यू भी डिसमिस हो चुका था, जैसे कि रिजर्व सीट्स का केस आपके सामने है, उसमें अदालत के हुक्म के बावजूद इस हुकूमत ने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसकी कोई दलील नहीं है, इसका कोई कानूनी मंतक नहीं होगा, ये एक एक्स्ट्रा लीगल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। हुकूमत ये कर सकती है कि एक गैर कानूनी अमल करे, यानी कि अदालत के हुक्म को ना माने किसी भी सूरत में। इसके अलावा कानूनी तौर पे आर्टिकल 189 और 190 इन दोनों के होते हुए आईन पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि जब अदालत एक हुक्म सादिर कर दे तो इंतज़ामी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो, तो जितने भी इंतज़ामी डिपार्टमेंट्स हैं, ख्वाह वो वफाकी इंतज़ामी महकमे हों या सूबाई इंतज़ामी महकमे हों या लोकल इंतज़ामी महकमे हों, उन सब पे लाजिम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पे पूरी तरह अमल दरामद करें। यानी जो है हुकूमत जो है मुश्किल में पड़ सकती है इस मामले पर अगर अमल दरामद नहीं होता फैसले पर।
जी बिल्कुल, कंटेम्प्ट हो सकती है और उसके ऊपर हुकूमत इस वक़्त बड़ी प्रिकेरियस सी पॉलिटिकल सिचुएशन में है। कंटेम्प्ट पे डिस्क्वालिफिकेशंस भी हुई हैं। तो हुकूमत को केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। अगर सियासी तौर पर साहब देखा जाए तो हॉस्पिटल मुंतकिली का ये मामला तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा रिलीफ तस्वुर किया जा रहा है, जबकि हुकूमती रहनुमा इसे सियासी दबाव पैदा करने की कोशिश भी करार दे रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अदालत का ये हुक्म मुस्तकबिल में बानी पीटीआई की जेल से मुतालिक कानूनी हिकमत अमली और मुमकिन रिलीफ के दूसरे मुकदमात पर भी कोई असर डाल सकता है? देखिए, मैं नहीं जानता कि उनकी लीगल स्ट्रैटेजी क्या है। ये तो मेरा ख़्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब और जो उनके दीगर वकील हज़रात हैं, सलमान सफ़दर साहब और वो लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर उन तमाम चीज़ों से बालातर होके भी देखा जाए, अब हमारे पास पिछले 8 महीने से हमने देखा कि इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर्स की, वकला की, फैमिली की रसाई नहीं है। इसी पीरियड के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक सलमान सफ़दर साहब ने जो रिपोर्ट जमा करवाई, उसके अंदर ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब की आँख और सेहत के दीगर मामलात काफ़ी ख़राब हैं। इस बात को हुकूमत भी डिनाई नहीं करती कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर वो उनको 2-3 दफ़ा इलाज के लिए लेके आए, टीके लगे, दीगर चीज़ें हुईं। अब जो मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई है, वो भी हुकूमत के डॉक्टर्स उसमें शामिल हैं, मतलब वो भी जेल इंतज़ामिया की तरफ से जमा करवाई गई है। तो जब इस सब बात को सब लोग तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जब इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जा चुकी है, ईयू की रिपोर्ट के अंदर इस बात का तज़किरा हुआ, जब लास्ट टाइम सलमान सफ़दर साहब गए थे, तो फिर इसको मेरा ख्याल है कि इससे आगे नहीं देखना चाहिए। इतनी बात ही अभी के लिए काफ़ी है कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है और उन्हें मौसर इलाज की सहूलियात देनी चाहिए। और जब इलाज हो जाएगा, उसके बाद मुकदमों में अगर उनकी रिहाई हो तो रिहा हो जाएं, अगर उनकी रिहाई ना हो, कन्विक्शन हो, तो उनको सज़ा होगी। यही इसका कानूनी अमल बनता है। इससे आगे इसके अंदर मजीद रीड इन करने की मेरा ख्याल है इस लम्हे में ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। सर साहब, अगर दूसरे असीरान अगर उनका तज़किरा किया जाए, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, फिर यास्मिन राशिद हैं, उसके अलावा महमूद रशीद भी हैं और दीगर भी असीरार हैं, आप क्या समझते हैं इस फैसले के बाद उनके लिए कोई आसानी पैदा होगी? देखिए, मैं नहीं जानता कि उनके लिए आसानी पैदा होगी नहीं होगी। ये हुकूमत, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत, जिसके पास कोट लखपत जेल है, अडयाला भी उसी के पास है, लेकिन कोट लखपत जेल है और डॉक्टर्स हैं और दीगर इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। उन्होंने तो दिखाया है कि वो यास्मीन राशिद साहिबा जैसी, हम शाह महमूद कुरैशी और बाकियों की बात भी अभी छोड़ दें, हालांकि उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती है, उनके भी सेहत के मसले हैं, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा जी। जो कि कैंसर की पेशेंट हैं, जो कि बहुत उम्र रसीदा खातून हैं, खुद डॉक्टर हैं, जिन्होंने सिफारिश की थी कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब होने की वजह से उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, अगर उन पे इस हुकूमत को कोई तरस नहीं आया, कोई उनकी एप्लीकेशंस को अपोज करते रहे, उन्होंने अब अदालत तक रसाई करने की कोशिश की कि मेरी सेहत ख़राब है, मुझे कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी तक रसाई दी जाए, इस हुकूमत ने हर लम्हे, हर दफ़ा उन तक वो फैसिलिटीज़ पहुंचने की एप्लीकेशन को अपोज किया, कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए, इलाज मुआलजे की मुनासिब फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। तो इस हुकूमत से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे यास्मीन राशिद साहिबा जैसी खातून जो कि डॉक्टर हों, वैसे ही उनकी फैसिलिटीज़ जेल रूल्स के अंदर एक पढ़ी लिखी खातून और डॉक्टर के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो उनकी अपनी हेल्थ कंडीशंस हैं, और उसके बाद तो हुकूमत को खुद वॉलंटियर करना चाहिए कि इनको कहीं सही जगह पे इनका इलाज करवा देते हैं, लेकिन नज़र जो आ रहा है हुकूमत का ये ज़र्फ नहीं है, हुकूमत का ये ज़र्फ नहीं है। बिल्कुल सर साहब, मुस्लिम पंजाब लीग हुकूमत नून का के खास तौर जी 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 मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं नासिर भट्ट की जानिब से आपने उनका जो बयान है वो सुना होगा कि नवाज शरीफ उनकी हुकूमत के खिलाफ दोबारा साजिश शुरू हो रही है। क्या महज ये एक सियासी बयान है या फिर इसके पीछे मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद किसी हकीकी सियासी बेचैनी या फिर खतरे का एहसास भी दिखाई देता है? देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर सियासी बेचैनी और ख़तरे का एहसास शायद हो और उसके जवाब भी हों, लेकिन नासिर भट्ट साहब कोई सीरियस, बसद एहतराम सेनेटर हैं, लेकिन कोई सीरियस आदमी नहीं है, उनकी बातों के ऊपर इतना गौर नहीं करना चाहिए। जब मुस्लिम लीग नून में से कोई सीरियस बंदा इसके ऊपर बात करेगा, तो जी फिर मेरा ख्याल है उसमें बहस आगे जा सकती है। बस नासिर भट्ट साहब की जो क्वालिफिकेशन है वो जज की वीडियो रिकॉर्ड करने वाली, वहीं तक की सीरियसनेस है। सर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। बिलावल साहब भी मिले हैं आज अपोजिशन चैम्बर में, उनकी मुलाकात हुई है महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास से। आप क्या समझते हैं कि हम सुन रहे थे पिछले कई हफ्तों से मुमकिन इत्तेहाद की बातें हो रही थी,
आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसी तब्दीली जो है आपको दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो जाए। हाँ, जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान इस वक्त जेल में नहीं हैं, उनमें इस बात की हो सकता है चाह हो कि शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी चीज़ पे मिल जाएं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर है, जो उसका सपोर्टर बेस है, जो लोग इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, इमरान खान साहब की अपनी फैमिली, इमरान खान साहब खुद, जो उनकी बातें हैं उनसे, और जो उनके सपोर्टर्स का सेंटिमेंट है उनसे, ये नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई देर पा इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है, तो मैं भी आपकी तरह इंतज़ार करूंगा देखने की। जी बिल्कुल। मुल्क की सियासत में एक बार फिर नए सूबों की बाज़गश्त जो है वो सुनाई देने लगी है। समझते हैं आप कि ये बहस महज इंतज़ामी इस्लाहात की ज़रूरत के बायस दोबारा सामने आई है, या फिर मौजूदा जो सियासी हालात हमारे बन चुके हैं इसके पीछे नई सियासी सफबंदी है, या फिर मुस्तकबिल के इक़्तिदार का नक्शा तब्दील करने की कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रिंसिपली ये बात गलत नहीं है, या इसको अपोज नहीं किया जा सकता कि क्या पाकिस्तान के अंदर छोटे इंतज़ामी सूबे ऐसे होने चाहिए, या छोटे इंतज़ामी यूनिट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें लोगों की रसाई हो अपने कैपिटल तक, अपने चीफ मिनिस्टर तक, अपने एडमिनिस्ट्रेट जो भी स्ट्रक्चर होगा उस तक। और क्या वसाइल को, इस वक्त तो ये हो रहा है कि आप 100 रुपये पंजाब को दे रहे हैं, या सिंध को दे रहे हैं, केपी को दे रहे हैं, तो उनमें से 90 रुपये सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, पेशावर में हो रहे हैं, और जो दीगर दही इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, या दूर दराज के इलाके हैं, उनमें पब्लिक रिसोर्स उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे, सड़कें कम बन रही हैं, अस्पताल कम बन रहे हैं, स्कूल कम बन रहे हैं। तो कितना अच्छा हो कि हम उन मुतल्लिका जगहों को, सखर को, रोड़ी को, बहावलपुर को, मुल्तान को, दीगर जगहों को डायरेक्टली पैसे दे सकें, सूबे या इंतज़ामी यूनिट के पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे उसमें डेवलपमेंट हो। इस प्रिंसिपल में कोई इतना जी। मसला नहीं है, और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन यही काम करने के लिए हमने लोकल गवर्नमेंट का एक कानून बनाने का अपने आइन के अंदर तहरीर किया था। आर्टिकल 140A में 18वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 140A आइन पाकिस्तान के अंदर आया था, जिसमें कहा गया था कि हर सूबा लोकल गवर्नमेंट्स बनाएगा, जिसमें 3 अल्फाज हैं: पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी कि सियासी, मुआशी और इंतज़ामी तौर पे लोकल गवर्नमेंट को मौसर बनाया जाएगा। अगर ये काम कर लिया जाता कि एक शख्स को जो बहावलपुर में है, मुल्तान में है, उसको लाहौर की तरफ ना देखना पड़े अपनी किसी सड़क, किसी गली, किसी नाले, किसी स्कूल, किसी अस्पताल के लिए, और वो अपना लोकल मेयर से बात कर ले जिसके पास रिसोर्सेज हों, वसाइल हों, एबिलिटी हो ये काम करने की, तो फिर शायद इतनी ज़रूरत ना पड़ती ये छोटे सूबों की बहस के अंदर। फिर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर काम कर रहा होता। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई अपने इतने इतने दिहाइयों के गवर्नेंस के अंदर 2018वीं तरमीम के बाद से, ना पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में बनाई, और पीपल्स पार्टी ने भी कोई मौसर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई। तो शायद इस वजह से एक ज़रूरत सी बन गई है कि किसी तरीके से पैसे को, रिसोर्सेज को, वसाइल को, इख्तियार को डिवॉल्व किया जाए ऐसे यूनिट्स में जहाँ पे लोगों को रसाई हो सके जी। अपनी इंतज़ामिया तक। तो इस बात को एक्सप्लोर करना चाहिए, और एक्सप्लोर जी। करने के तरीके हैं पार्लियामेंट में, नेशनल डिबेट में, जिसके बाद इस पे कोई मौसर कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल। सर साहब, आखिरी सवाल आपसे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकिली कौमी हुकूमत की जानिब एक पहला कदम है। आप क्या समझते हैं कि वाकई मुल्क में कौमी हुकूमत बनती जा रही है, या फिर महज कयास आराइयाँ हैं? देखिए, फवाद साहब इसमें बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो एक आइन का निज़ाम है जिसके नीचे एक हुकूमत है, हम्म। और अगर कोई कौमी हुकूमत बनानी है तो उसके लिए कोई कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी, जो इस वक्त तक नहीं हुई। जी। यहाँ से आगे क्या होता है ये मैं नहीं जानता, फवाद चौधरी साहब बेहतर होंगे। लेकिन मेरी नाकिसी फहम में एक आइन का इस वक्त स्ट्रक्चर मौजूद है, जब तक वो तब्दील नहीं होता उसके अंदर यही हुकूमत, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से नई हुकूमत, या इलेक्शन से नई हुकूमत आ सकती है। उसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं। जी बिल्कुल। आइन हमारे मुल्क में मौजूद है, और यकीनन जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही होने चाहिए। बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब आपके वक्त का। तो इसके साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग अब एक ऐसे मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला हमला कहां होगा,
बल्कि असल तशवीश ये है कि ये जंग आखिर कितने महाजों तक फैल सकती है। एक तरफ वाशिंगटन तेहरान पर दबाव बरकरार रखे हैं, दूसरी जानिब ईरान भी वाजे कर चुका है कि अगर अमेरिका ने दोबारा फौजी कार्रवाई की तो इसका जवाब दिया जाएगा। और अगर फाइनेंशियल टाइम्स की ताज़ा रिपोर्ट ने इस बहरान को एक नई सम दे दी है। ईरानी हुकूमत के करीब ज़राए के हवाले से दावा किया गया कि तेहरान ने जनूबी और जनूब मशरकी यूरोप में मौजूद अमरीकी फौजी असासों को मुमकिन जवाबी कार्रवाई के हदाफ के तौर पर ज़ेर गौर लाया है, जिनमें बल्गारिया और कब्रिस का जिक्र सामने आया। ताहम अभी किसी यूरोपीय हदफ पर ईरानी हमले की तस्दीक नहीं हुई, बल्कि ये मुमकिन कार्रवाई के ऑप्शंस का जायजा है। ये पेशरफ्त इसलिए इंतहाई अहम है कि अगर ईरान ने वाकई मशरक़ वुस्ता से बाहर किसी अमरीकी फौजी असासे को निशाना बनाया तो जंग का दायरा बराह रास्त यूरोप तक पहुंच सकता है। खासतौर पर बल्गारिया नेटो कारकुन है, इसीलिए वहां मौजूद अमरीकी फौजी सरगर्मी को निशाना बनाना सिर्फ ईरान अमरीका कशीदगी नहीं रहेगा, बल्कि यूरोपीय सलामती के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान बन सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान आबने हुर्मस में ज़ेर समंदर मवासलाती निज़ाम को मुतासर करने के इम्कानात का भी जायजा ले रहा है। यानी तेहरान के ज़ेर गौर जवाबी इक़दाम सिर्फ रवायती फौजी हमलों तक महदूद नहीं, लेकिन दूसरी जानिब वाशिंगटन का मौक़िफ़ भी सख्त तरीन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही मुज़ाकरात तय हैं, जबकि आबने हुर्मस के बारे में उनका मौक़िफ़ है कि ये खुली हुई है। ईरान इसके बरक्स कहता है कि जब तक इसके मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते आबने हुर्मस मामूल के मुताबिक नहीं खोली जाएगी। यूं दोनों मुल्कों के मौक़िफ़ में बुनियादी इख्तलाफ बरकरार है और यही इख्तलाफ जंगबंदी के बाद दोबारा फौजी कशीदगी के खदशात को भी बढ़ा रहा है। इसी दौरान खलीजी ममालिक भी इस तनाज़ा की जद में आते जा रहे हैं कि ईरान ने खबरदार किया है कि जो खलीजी मुल्क अमरीकी फौजी कार्रवाई में किसी भी किस्म की मदद या सहूलत फराहम करेगा उसे ईरान अमरीकी कार्रवाई में शरीक तस्वुर कर सकता है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल उसकी सम दागे गए जो समंदर में जा गिरे। ईरान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया, लेकिन इस वाक़े के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती और माली मामलात मज़ीद इत्तला तक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। और जब खित्ते में एक तरफ ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी जारी है तो दूसरी तरफ शाम में इसराइली कार्रवाई ने एक और महाज को गर्म कर दिया है। इसराइल ने शाम के अबू अल ज़हूर फौजी अड्डे पर 8 फ़िज़ाई हमले किए, जिस पर तुर्किया ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया, जबकि अमरीकी नुमाइंदे टॉम बार्क ने भी इसे गैर ज़रूरी इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। यानी यहाँ भी अमेरिका अपने इत्तेहादी इसराइल की इस कार्रवाई से मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान ने भी शाम पर इसराइली हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे बिला इश्तियाल हमला और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। दफ्तर खारिजा ने कहा कि ऐसी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकती हैं, जबकि पाकिस्तान ने शाम की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी हिमायत का अयादा किया और आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा भी किया है। तो मजमूई सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक तरफ अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात का रास्ता गैर यकीनी का शिकार हो चुका है, तो दूसरी तरफ आबने हुर्मस आलमी तवानाई के लिए खतरे का मरकज़ बनी हुई है। खलीजी ममालिक बराह रास्त दबाव में आ चुके हैं। यूरोप में अमरीकी फौजी असासे मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के तनाजुर में ज़ेर बहस हैं और शाम में इसराइल की कार्रवाई ने तुर्किया और दीगर इलाकाई ताकतों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई ब्रिगेडियर रिटायर्ड मासूद खान साहब। मासूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मासूद साहब, आपसे मैं सवाल करूंगी कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बल्गारिया और कब्रिस में मौजूद अमरीकी फौजी असासों को मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के तनाजुर में ज़ेर गौर लाने का दावा सामने आया है, तो क्या ईरान वाकई जंग का दायरा मशरिक़ वुस्ता से बाहर ले जाने की पोजीशन में है या ये सिर्फ अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है? हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है, कर तो सकते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी। अगर आपको याद हो कि चंद महीने पहले एक मिसाइल इनका फायर हुआ था जो डेगो गार्शिया पे गया था, तो डेगो गार्शिया इज 4000 किलोमीटर्स फ्रॉम ईरान, और फिर ईरान ने इनकार कर दिया था कि हमने किया नहीं है, बट फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था, वो एक ट्रायल उनका था।
सो उनके पास जो मिसाइल की कैपेबिलिटी है, दे कैन हिट जो यूरोप के हाफ ऑफ द यूरोप को हिट कर सकते हैं। जी लेकिन अब मसला क्या होगा, अगर आप यूरोप को हिट करते हैं तो देन इसका मतलब है आर्टिकल 5 ऑफ नेटो। उस सूरत में देन देयर कोलिशन फॉर्म होगी, फिर ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रेशर ईरान है, जो कॉस्ट ऑफ वार वो इंक्रीज करना चाहता है, वो रखेगा कंट्रीज के ऊपर, या कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर और यूएई के ऊपर। और तो वहां से ये चीजें हो सकती है। बाकी देखें कि बाकी ये साइबर वारफेयर है, और अपने आप को जिस तरीके से सब उन्होंने कहा कि वी हैव शिफ्टेड आवर जो स्ट्रेटजी है जी फ्रॉम डिफेंसिव, उन्होंने कहा ना भी हम ऑफेंसिव पे चले गए हैं, हम प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं वाइल एट द सेम टाइम डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को अपना अपना यूज करेंगे। सो एक उन्होंने ये भी इतला दी है कि खलीजी ममालिक को के दरमियान में हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, या जिस तरीके से उनके ताल्लुकात बड़े खराब होते जा रहे हैं यूएई के जी साथ है या कुवैत के साथ है, तो लाइकली चांसेस है कि इधर कुछ हो सकता है। तो दैट्स वाई आप देखें कि जिस तरीके से अब लोग इसलिए असेसमेंट कर रहे हैं कि प्रीएम्पशन की क्यों बात हो रही है, ऑफेंसिव पे क्यों जाना चाह रहे हैं, क्यों ये ईरान ऊपर से आ रहा है, वो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मुश्तबा खामनाई ने रिसेंटली जो रिशफलिंग की जी है, स्पेशली उनके जो आईआरजीसी में, वो तमाम लोगों को वापस लेके आए हैं जो वेटरन्स है, ओल्ड गार्ड्स हैं, जो उनके दादा के साथ भी थे, जो उनके फादर के साथ भी रहे हैं, और जो ईरान इराक वार के वेटरन्स भी है, जो रेवोल्यूशन पे भी मौजूद थे, जी उनको दोबारा की अपॉइंटमेंट्स पे लाया है। स्पेशली दो अपॉइंटमेंट्स की बड़ी बातचीत हो रही है। एक मोहसिन रजाई है, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसने कहा कि वी विल कंटिन्यू फाइटिंग अनलेस वो कोई हमें कंसेशन नहीं मिलते हैं। सेकंड हुसैन ताइब है, वो बसीज के कमांडर बने हैं, पहले वो एक इज ए रिलीजियस क्लेरिक भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो आईजीसी के इंटेलिजेंस के हेड भी रहे हैं। और बाकी जो शफलिंग भी हुई है, तो उससे एक बज़ाहिर एक उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम प्रोएक्टिवली भी हैं, और लेकिन हम प्रीएम्पशन भी कर सकते हैं। तो प्रीएम्पशन क्या होगी, मेरा मानना है आई बिलीव की होगी, तो अगर वो खतरा हो सकता है जीसीसी कंट्रीज के लिए। तो एक और जो साथ ही डेवलपमेंट हुई है, जो आज सब मीडिया ने कैरी किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीएनएन ने उसको ब्रेक किया, तो इसके बाद तमाम बाकी ने स्टोरीज ये कैरी किया है, दैट कि ईरान इज लूजिंग ग्रिप ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी पार्शियली वो कहते हैं वो ऑलरेडी ईरान ने उसको खो दिया है, क्योंकि अभी उनका मानना है 80% जो भी शिपिंग हो रही है या कंटेनर जा रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू द ओमानी रूट से, नॉर्थ ऑफ ओमान से गुजर रहे हैं। और अभी एक असेसमेंट ये भी आई है, 15 मिलियन जी बैरल्स कि दिल्ली के हिसाब से तेल जा रहा है, जबकि एक्चुअल 20 मिलियन था। तो इसका मतलब है कि हालात उस तरफ से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ऑयल जा रहा है, पाइपलाइन के थ्रू भी जा रहा है, डिफरेंट उसके साथ जा रहे हैं। सो एक ये समझ ले कि अगर बात अभी सब मान रहे हैं, ईरान का गिरफ्त कमजोर हुई है, तो मेरा ख्याल है ईरान के लिए फिर मुश्किलात होंगे। बट एक और जो डेवलपमेंट अभी जिसका आपने जिक्र भी किया, दैट इज यूएई के साथ जो इनके इख्तलाफात बढ़ते गए हैं, तो ईरान को एक और इकोनॉमिक नुकसान इधर से उठाना पड़ेगा, क्योंकि यूएई के साथ उनके $21 बिलियन की ट्रेड होती है। $21 बिलियन के गुड्स वो यूएई से लेते हैं, अब वो भी बंद हो जी जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंटली क्या है, अबू धाबी में जहां से इनका फाइनेंशियल जो है ईरान के पैसा था, जो बेसिकली जो आप समझ ले पैसा को वाइड करते थे, जो पैसा उनका जो तेल बेचने के लिए, वो सैंक्शन से बचत के लिए फाइनेंशियल जो सिस्टम था यूएई का यूज करते थे अबू धाबी का, वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा। सो जी प्रेशर बिल्ड हो रहा है दोनों तरफ से, ईरान के ऊपर भी है, जी अमेरिका के ऊपर भी है, और दोनों बिल्कुल क्लेम कर बिल्कुल रहे हैं मासूम कि साहब, उनके बिल्कुल पास जो अपर है। प्रेशर है वो बिल्डअप हो रहा है, दोनों की जानिब से सख्त बयानात भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने खिलाफ दोबारा कोई बड़ा फौजी कदम उठाया और तेहरान ने जवाब में यूरोप में मौजूद किसी अमरीकी फौजी तनसीब को निशाना बना दिया, तो क्या वाशिंगटन इसे सिर्फ ईरान का जवाबी हमला समझेगा, या फिर इसके बाद नेटो के इज्तिमाई दिफा का मामला खड़ा हो सकता है? लाइकली होगा। अभी आप देखें ना कि ये अभी लोग कहते हैं कि यूएई ने एक्शन लिया, दिस वाज पार्ट ऑफ यूएसए ग्रैंड स्ट्रेटजी। उन्होंने कहते हैं एकदम उन्होंने नहीं उठाए, उसको कहा गया आपने ऐसा करना है, आप ओमान को थ्रेट कर रहे हैं, इट इज अगेन पार्ट ऑफ ए ग्रैंड स्ट्रेटजी। अगर आप साइप्रस पे स्ट्राइक करते हैं या ईस्टर्न यूरोप के ऊपर जाते हैं, जी तो या वेस्टर्न यूरोप पे किसी को हिट करते हैं, तो देन एक कोलिशन फॉर्म होगी। वो ईरान कभी नहीं चाहेगा एक कोलिशन बन के
अब नेटो के फोर्सेस आपके पास आए तो फिर बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा, फिर ईरान के लिए सस्टेन करना मुमकिन नहीं होगा। तो मेरा ख्याल में ईरान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ईरान प्रेशर देखे ना, ईरान ऑलरेडी अपने मकासद तो पूरे कर रहा है। जी कि वो ईरान इज रेजिंग द कॉस्ट ऑफ वार जो है, जो जिस कंट्रीज के लिए, तो जिस कंट्रीज तो बड़े तंग है, वो तो अमेरिका से कह रहे हैं कि भाई आप इसको सेटल करें क्योंकि हमारे नुकसान हो रहा है। हम्म तो मेरे ख्याल में हद उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईरान लेकिन ये है कि सिंस साइकोलॉजिकल है, आपने प्रेशर बिल्ड करना है तो आपने अपनी कैपेबिलिटी शो कर दी है। आपने एक ये भी बताया कि आपका ये इंटेंट है, आपने इंटेंट दिया, फिर आपने साइकोलॉजिकल वार में डाल दिया कि भाई हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, लॉन्ग रेंज हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, हम हिट कर सकते हैं। तो एक उससे वो खौफ तो यकीनन पैनिक क्रिएट जरूर होगा, लेकिन ईरान ऐसा नहीं करेगा। हम्म ईरान की कोशिश अभी भी यही है कि कोई सेटलमेंट हो जाए, लेकिन बट दे डोंट वांट टू लूज द लेवरेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी बिल्कुल, ईरान जहाँ पर सेटलमेंट की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में ईरान ने खलीजी ममालिक को खबरदार भी किया है कि अमरीकी फ़ौज को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना ईरान की नज़र में जंग में शमूलियत तस्वुर भी होगा। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तिजारत और माली लेन देन मुअत्तल कर दिया है। तो क्या खलीजी रियासतें अब अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर जानिबदार रहने की पोजीशन तेज़ी से खो रही हैं? देखिए, ऑलरेडी तो बड़े क्लैरिटी के साथ खलीजी ममालिक में क्लैरिटी है कि यूएई ईरान के अगेंस्ट खड़ा है, बहरीन ईरान के अगेंस्ट खड़ा है, कुवैत ईरान के अगेंस्ट खड़ा है, जबकि कतर है, ओमान है, सऊदीज हैं, वो उन्होंने आपको पीछे विड्रॉ कर लिया। और अब इतलात तो ये है कि सऊदीज और ईरानीज बैकडोर में आपस में देर इन कम्युनिकेशन राब्ते में हैं। लेकिन ये ममालिक, इवन यूएई देखिए, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। आप इमेजिन करें, एक मिसाइल, एक ड्रोन जाके बुर्ज अल खलीफा को हिट करता है हम्म तो वो उसका कितना सीरियस इम्पैक्ट होगा। और अभी भी देखना, इस जंग से जो इम्प्लीकेशन यूएई में हुए हैं, जो दुबई का जो कंसेप्ट था, द ग्लीमिंग सिटीज ऑफ यूएई की बात हो रही थी, जो टूरिज्म का हब था, इन्वेस्टमेंट फ्री, यहाँ पे दुनिया के सारे लोग आते थे, दे आर लिविंग यूएई। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है, वो यूएई तो सस्टेन भी नहीं कर सकता है। और उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है कि अमेरिकन दे फेल टू प्रोटेक्ट देम। और जो जिस पेट्रो डॉलर के बैकग्राउंड में वहां पे वो चाह रहे थे कि अमेरिकन प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं कर सके हैं, अमेरिकन अपने बेसिस नहीं बचा सके हैं। तो अब जी यही सवाल होता है ना कि उनको कैसे बचाएंगे। दैट्स वाई आप देखें कि जो रीजनल सिक्योरिटी अलायंस हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का, हम्म वो बड़ा वेलकम किया गया है। अमेरिकन ने भी वेलकम किया है, ईरानीज ने भी वेलकम किया है, हम्म क्योंकि अब यह है कि रीजन के अंदर से मिल के भी अपना आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाहर से आके कोई आपको बचा नहीं सकता है। तो वो तो चीज एस्टेब्लिश हुई है। फिर अमेरिका सारा डिक्लाइनिंग पावर है, डिक्लाइनिंग एम्पायर के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि उसमें वो चीज नहीं रही जो तवक्को की जा रही थी। क्योंकि ये जंग उनकी नहीं थी, इसराइलियन को ड्रैग करके अब फंसा दिया है, अब फंस गए हैं। अब वो भी एग्जिट चाह रहे हैं, लेकिन वो एग्जिट उनको सही नहीं मिल रही, जो जाके अमेरिकन पब्लिक को कहें कि ये जी हमारी अचीवमेंट्स है। बिल्कुल। मसूद साहब, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी ईरानी मिसाइलों के दावे, ईरान की तरफ से उसकी तरदीद और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात की मअतली, क्या इस बात का इशारा है कि अमरीका ईरान तनाज़ा अब सिर्फ फ़ौजी नहीं बल्कि खलीजी ममालिक के सियासी और मुआशी निज़ाम को भी अपनी लपेट में ले सकता है? देखें कि अभी जो अमेरिकन स्ट्रेटजी दैट हैज बीन चेंज्ड, और स्ट्रेटजी आप देखें, जिस तरह ईरान अभी कह रहा है हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव पे चले गए हैं, प्रोएक्टिव प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। अब अमेरिकन ने ये किया है कि मिलिट्री की जगह दे आर गोइंग फॉर इकोनॉमिक प्रेशर। तो दैट्स वाई आप जितने स्टेप्स आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा सैंक्शंस लग रहे हैं, और एट द सेम टाइम देखें ना कि जिस तरीके से 1000 लोगों के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया है, इन तमाम ममालिक पे जो उनके साथ लेन देन कर रहे हैं उनको सैंक्शंस लगा रहे हैं। बॉर्डर, उनका एक और प्रपोजल है कि जो बॉर्डर है उनके 7 ममालिक से ईरान का बॉर्डर लगता है, जो लैंड ओवरलैंड ट्रेड है वो भी उसको क्रॉस करना चाहते हैं। तो ईरान के फिर देखें तो उससे ईरान में बड़ा जो प्रेशर बढ़ेगा। दैट्स वाई आप देखें ये यूएई ने जो स्टेप्स उठाए, जो मैंने कहा, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ ए ग्रैंड स्ट्रेटजी है। ईरान पे प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे, अगर ईरान का 21 बिलियन डॉलर का अगर वहां से चीजें आ रही थी वो नहीं आएंगे, नुकसान होगा। ओमान के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि वो आपकी अब जो ईरान डिक्टेट करवा रहा है वो अमेरिका चाहता है कि वो आप ना माने, क्योंकि दैट्स वाई ट्रम्प ने कहा मैं आपको बम कर दूंगा। सो उस हिसाब से ईरान के लिए मुश्किलात है, लेकिन ईरान ये है कि ये है कि कोलैप्स नहीं करेगा, लेकिन ये है कि कब तक सस्टेन करेगा, ये बिग क्वेश्चन है। हो सकता है 4 माह, 5 महीने, 6 महीने,
तो वो चलें सस्टेन करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो वो एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। जी। वो मेरे ख्याल में ईरानीज़ ने ऑलरेडी इस पे सारी अपनी वर्किंग की हुई थी। पिछले 1979 के बाद से उनको खतरा था कि ऐसा कुछ होगा। तो देयरफॉर सो मेनी प्लान जो उनके हैं वो ग्राउंड पे भी हैं, और डिफरेंट कंसेप्ट है, मोज़ाक डॉक्ट्रिन भी है, चेन ऑफ कमांड है, उन्होंने ऑलरेडी वो डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। हम्म। और जिस तरह अभी मैंने कहा कि तमाम वो जो पुराने जो वेटरन्स थे उनको वापस लेके आए हैं, जी। जिन पे उनका ज़्यादा ट्रस्ट था आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का। हम्म। तो उससे ये है, लेकिन अगर देखें ग्रिप ईरान लूज कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, 15 लाख टन अगर तेल जा रहा है तो ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। फिर एक और जी। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है हम्म। कि खित्ते के तमाम ममालिक दे आर गोइंग फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। हम्म। आप देखें कुछ अरसे के बाद अब ये स्टडी भी आ गई है कि 2035 से मैक्सिमम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। जी। अभी आप देखें कि सऊदी अरब ने यनबू की तरफ से तेल है, तो एक दे आर ऑल वर्किंग फॉर साथ एक पैरेलल और लाइन 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। हम्म। इसी तरह यूएई वाले ऑलरेडी उनके फुजैरा पे एक अबू धाबी से जा रही थी, उसको वो ये ऐड कर रहे हैं, एक और लाइन वो भी वहाँ पे बिल्ड डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह कुवैत है, वो कोशिश कर रहा है कि जी। आगे से जो है इराक से सऊदी अरब से अपना तेल निकाले, हम्म। और इराक अभी लिंक एस्टेब्लिश करना चाह रहा है जॉर्डन जी। के साथ, और फिर वहां जी। से आगे अकबा की जो पोर्ट्स है, बिल्कुल मासूद साहब, या ऐसा ही फिर है, बिल्कुल इराक का आप जो तुर्किया कह की। रहे हैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन शाम के जो फौजी अड्डे पर इसराइली हमले के बाद तुर्किया का रद्द-ए-अमल और अमेरिका की तशवीश, पाकिस्तान की जानिब से इसराइली कार्रवाई की मजम्मत भी की गई, क्या ये एक अलग अलग वाकयात हैं या फिर मशरिक़ वुस्ता में ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ अब एक दूसरे के साथ बराह रास्त टकराव के करीब पहुंच रहे हैं, जिसका तज़किरा आप भी कर रहे थे? यहाँ देखें एक नई हम्म। डेवलपमेंट है ये, और स्पेशली वो क्यों है, देखें कि वो इसराइल का मानना है ईरान के बाद जो दूसरा थ्रेट है वो उसका तुर्किया से है, और तुर्किया का पता है इसकी बड़ी हम्म। हिस्ट्री है, ऑटमन्स हैं, और आधी से बड़ी दुनिया को उन्होंने कंट्रोल गवर्न किया है, हम्म। 600 ईयर्स प्लस का वो है। तो तुर्किया की एक बड़ी हिस्ट्री है। अब तुर्किया आपको पता है शाम के अंदर तुर्किया का हम्म। बड़ा इन्फ्लुएंस है, अहमद शरा के ऊपर बड़ा तुर्किया का इन्फ्लुएंस है, सऊदीज का इन्फ्लुएंस है। और कुछ अर्सा पहले हुआ यह था जब बशार अल असद वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो तुर्किया ने जो नदरन सीरिया था वहाँ को इन्वेड किया था, और आके दे ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दे आर इनसाइड सीरिया। आके उन्होंने एक बफर क्रिएट किया, क्योंकि दहशतगर्दी उन्होंने कहा था पीकेके वाले या हम्म। दाइश वाले यहाँ से करते हैं। अब फिर उस वजह से उनका इन्फ्लुएंस भी है। इडलिब पे जहाँ पे हम्म। इसराइलीज ने बॉम्बिंग की है, वो इसलिए की है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो तुर्किया वाले हैं अपने ट्रुप्स को लेके आ रहे थे, तो वो समझते हैं कि इससे खित्ते का तवाज़ुन बिगड़ेगा, हमारे लिए खतरा है। सो मेरा ख्याल में उन्होंने एक चैलेंज किया है तुर्किया को। फिर ऊपर से ये है इलेक्शंस होने वाले हैं तुर्किया में, इसराइल में 11 हफ्ते के बाद। तो दैट्स वाई एक रेस लगी हुई है, दैट्स वाई आप देखें गजा में भी हमले हम्म। हो रहे हैं, साउथ लेबनान में भी हमले हो रहे हैं, और इसके अलावा ये सीरिया में उन्होंने ये भी स्ट्राइक्स भी की हैं। तो उससे ये है कि इलेक्शंस के लिए, पब्लिक के लिए, कंजम्पशन के लिए जो देखते हैं कौन बढ़ चढ़ के बयानात देता है। हम्म। और जिस तरीके से बिन गवीर के हमने बयानात देखे हैं, जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे नफ्ताली, उनके बयानात देखे हैं। सो ये इलेक्शन की वजह से है, लेकिन देखें तुर्किया के सामने इसराइल खड़ा नहीं हो सकता है। तुर्किया हम्म। बहुत बड़ा मुल्क है, एडवांस मुल्क है, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, वो इनकी तबाही मचा देंगे। लेकिन सिंस वो चाहते हैं कि एक इंस्टेबिलिटी रीजन में हो, और ये हम्म। इलेक्शन तक इंस्टेबिलिटी रीजन में रहे ताकि वो इनको कैश करा सकें। बिल्कुल, स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं कि अगर हम ईरान, अमेरिका कशीदगी, आबने हुर्मस, खलीजी ममालिक पर दबाव, फिर यूरोप में अमरीकी फौजी असासों के मुमकिन खतरे और शाम में इसराइल तुर्किया कशीदगी को एक ही तस्वीर में रखें, तो क्या दुनिया एक बड़े इलाकाई तसादुम के इब्तदाई मरहले में दाखिल हो चुकी है, या फिर बड़ी ताकतों के पास अब भी इतनी गुंजाइश मौजूद है कि सफारतकारी के जरिए इस बहरान को आलमी जंग में तब्दील होने से रोक सके? हाँ बिल्कुल, देखेंगे कोई नहीं हम्म। होगा, अगर कोशिश तो यही है कि सबकी है बेटर सेंस प्रिवेल, और अमेरिका भी यही चाहता है। लेकिन अभी डेस्परेशन है अमेरिका में। अभी हम्म। देखें ना कि बहुत सारे ऑप्शंस की बात हो रही है, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जी। जो ट्रम्प के एडवाइजर है बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उनको वसाइल की यहाँ कमी तक की भी बात एडवाइस हो रही है किया साथ है, साथ। अगर जी।
जी, तो अगर वो कहते हैं अगर ईरान अगर बात नहीं कर मानता है तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की भी कहते हैं सोच है, जो बड़ा डेंजरस है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लोग भूल जाते हैं रशिया बैठा है, फिर वो यूक्रेन के साथ जो हाल कर देगा, क्योंकि उनके पास भी एक लिवरेज आ जाएगी, अब आपने किया तो मैं भी कर दूंगा। तो मेरे ख्याल में वो उस हिसाब से बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई कि बाकी ममालिक आप देखें, दे आर एक्टिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, खिलते के अंदर उसको वो नहीं चाह रहे हैं। इवन सीरिया ने आपने देखें कि आल्दो सीरिया का 600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर किया हुआ है इसराइल ने, उधर से बम्बिंग भी की है, लेकिन वो इस हालत में नहीं है वो कुछ रिएक्ट कर सके, क्योंकि उनके अपने सिविल वार से अभी निकले हैं। सो मेरा ख्याल में जो गल्फ कंट्रीज है वो नहीं चाहते हैं कि जंग इसमें बड़े, वरना उनके लिए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। जी बिल्कुल, ये कोशिश की जा रही है कि रीजन में स्टेबिलिटी हो और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।